नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त तो चला आपके पसंदीदा बुलेटिन महारो राजस्थान का और शुरुआत करेंगे आपको बता दें कि प्रदेश की सियासत से, जहां पर क्या बीएपी और बीजेपी के बीच विधानसभा उपचुनाव के दौरान गठबंधन हो सकता है। ये चर्चाएं, ये सवाल इसलिए क्योंकि प्रदेश के बीजेपी प्रभारी ने ऐसे संकेत देकर सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। बीजेपी को पानी पी पी कर कोसने वाली बीएपी ने हालांकि इस तरह की किसी भी संभावनाओं से अभी तक इनकार किया है, लेकिन सियासत में कब क्या हो जाए ये कहना बेहद मुश्किल है। ये खास रिपोर्ट देखिए। बाप के आदिवासी बेल्ट में बढ़ते जनाधार से बीजेपी परेशान है। 84 सीट पर होने जा रहे उपचुनाव के जरिए बीजेपी बाप से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रही है ताकि बाप उसे सलूम्बर में समर्थन दे और बीजेपी बाप को 84 में। बीजेपी ने उपचुनाव से पहले भारतीय आदिवासी पार्टी को लुभाने की कवायद भी शुरू कर दी। पहला बयान राधा मोहन दास अग्रवाल का आया है। अग्रवाल ने बाप से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिशों की तरफ इशारा किया है। राजकुमार राउत जी एक नौजवान हैं। राजकुमार राउत जी ने पहले वो ट्राइबल पार्टी में थे, फिर उन्होंने अलग होकर के आदिवासी पार्टी बनाई है और एक नौजवान की तरह कोशिश कर रहे हैं कि वो भील समाज के बीच में कोई जागरूकता पैदा करें। धीमे धीमे उनके समझ में आ जाएगा कि जो कुछ काम वो करना चाहते हैं कांग्रेस की गोद में बैठ करके नहीं होने वाला है। ये काम तो मोदी जी ही करते हैं। बीजेपी के लिए सलूम्बर की सीट नाक का सवाल है। यही वो सीट है जहां पर बीजेपी बरसों से काबिज है। अगर यहां बाप उपचुनाव में अपना उम्मीदवार उतार देती है तो बीजेपी का गणित बिगड़ सकता है। बीजेपी चाहती है कि सलूम्बर सीट पर उसकी जीत का सिलसिला कायम रहे, इसलिए वो बाप से गठबंधन की संभावनाएं तलाश रही हैं। बाप की इस समय वांगड़ में आंधी है, इसलिए वक्त की नजाकत को भांपते हुए बीजेपी ने बाप के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, पर पहला रेस्पॉन्स कोई ज्यादा असरदार नहीं दिखा। बाप ने अपनी प्रतिक्रिया में इसे बीजेपी की ललचाने की कोशिश बताया है। इस बयान के आधार पे उन्होंने भी कहा और मेरा भी कहना है कि साथ मिलने या जाने की कोई बात नहीं है, उसका कोई औचित्य भी नहीं है। भारत आदिवासी एक स्वतंत्र पार्टी है। उस पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी, सांसद बनाया गया है, तो मेरा कोई व्यक्तिगत डिसीजन नहीं रहेगा। मेरी पार्टी के पदाधिकारी है, मेरी पार्टी का एक डेकोरम है, वो तय करेंगे कि हमें क्या करना है। रही बात भाजपा में जाने की या कांग्रेस में मिलने की या कुछ भी, ये 1% कभी संभव नहीं है। हमारी आइडियोलॉजी स्वतंत्र रूप से लड़ाई लड़ेगी और स्वतंत्र रूप से हम लोग काम करेंगे। बाप इसके जरिए अपने काडर को ये साफ साफ संदेश देना चाहती है कि उसे गठबंधन की इतनी कोई जल्दबाजी नहीं है। बाप अभी जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहती। उसे बहुसंख्यक आदिवासियों के साथ अपने काडर को भी भरोसे में लेना है। बाप को यकीन है कि उसका जनाधार मजबूत हुआ है, कमजोर नहीं। इसलिए वो बीजेपी नेताओं के गठबंधन के प्रस्तावों पर बहुत सोच समझकर फैसला लेने पर विचार करेगी। फिलहाल गठबंधन की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही। क्या है गठबंधन को लेकर पेच? विचारधारा को लेकर बाप और बीजेपी में टकराव। SC ST में उप वर्गीकरण का बाप ने विरोध किया। बीजेपी SC ST में उप वर्गीकरण के पक्ष में रही है। पहले भी कांग्रेस चुनाव में बाप को समर्थन दे चुकी है। 84 में बाप जीत पक्की मानकर चल रही है। सलूम्बर में अगर कांग्रेस बाप को समर्थन दे देती है तो सलूम्बर बाप की जीत की संभावनाएं बढ़ सकती है। राउत जी जो सांसद बने हैं वो हम कांग्रेस के हमारे गठबंधन से बने हैं और वो आदिवासियों की पीड़ा जानते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कभी नहीं जाएंगे और अगर जाएंगे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य उनके लिए कभी नहीं होगा। बहरहाल बाप का नेतृत्व भले ही युवा है, पर उनका तजुर्बा मंझे हुए नेताओं पर भी भारी पड़ता दिख रहा है। बीजेपी के पहले ही प्रयास को कहीं समर्थन मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन कांग्रेस इस पूरे सीन में बाप के आगे घुटने टेकती नजर आ रही है। बाबूलाल धायल, न्यूज 18, जयपुर।
और इसी बीच सबसे बड़ी खबर राजधानी जयपुर से मिल रही है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की, खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। श्री श्याम ट्रेडर्स नमकीन की फैक्ट्री पर छापेमारी हुई है। फैक्ट्री में इस दौरान भारी गंदगी मिली है। बड़ी खबर इस वक्त की, आम जन के स्वास्थ्य से जुड़ी इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर। न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले सबसे तेज आपको बता दें कि माधव ब्रांड के नाम से पैक करके बाजार में इसे खपाने की तैयारी चल रही थी, जिसमें ऑयल, मिर्च पाउडर, हल्दी और बेसन के नमूने खाद्य विभाग की टीम की तरफ से लिए गए हैं। लगातार राजधानी जयपुर में खाद्य विभाग की टीम सक्रिय नजर आ रही है। और इसी बीच ये तस्वीरें देखिए, आप जिस नमकीन को चाव से खाते हैं उस नमकीन के हाल देखिए कैसे बनाई जाती है। यह नमकीन आपके स्वास्थ्य में सेंधमारी कर सकती है। यह नमकीन आपका हाजमा खराब कर सकती है। यह नमकीन आपको गंभीर बीमारियां दे सकती है। इन तस्वीरों के जरिए जरा समझिए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। खाद्य विभाग की तरफ से खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम यहां पर पहुंची और बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। पूरे गोडाउन को देखा गया है, कहां कैसे गंदगी में यह नमकीन बनाई जा रही थी। तो चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। संगठन क्या जीत दिलाएगा, ये सवाल इसलिए क्योंकि विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई है। और इसी कड़ी में आज डूंगरपुर जिले के सलारेश्वर महादेव मंदिर की पीठ पर बीजेपी संगठन की बैठक हुई है, जिसमें सभी मंडल और जिला स्तर के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष से लगाकर के प्रदेश प्रभारी के साथ साथ जिला प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी भी मौजूद रहे और तमाम लोगों ने संगठन को मजबूत करने को लेकर के चिंतन किया है। वहीं राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया और पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया ने उपचुनाव में जीत को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा। ये पूरा का पूरा आदिवासी भीलवासी क्षेत्र हमेशा राष्ट्रवादी रहा है। इसने देश के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए हमेशा बलिदान किया। हम जब भी महाराणा प्रताप की कल्पना करते हैं तो हमारे सामने जो चित्र आता है महाराणा प्रताप का अकेला नहीं आता। महाराणा प्रताप के साथ राणा पूंजा का आता है। महाराणा प्रताप की 19,000 सेना में 1,000 भील सिपाहियों की जो भूमिका थी, उन्होंने अपनी तीर कमान से 50,000 लोगों को मार दिया था। तो ये इतना त्यागमयी समाज है, इतना बलिदान करता है भारत के लिए, राष्ट्रीयता का भाव इनके अंदर इतना है। कुछ कारण थे, कुछ लोगों ने उनके मन में गलत तरीके का जहर बोने का प्रयास किया, उनको तोड़ने का प्रयास किया, कुछ क्षणिक था। लेकिन आज जो मैंने उत्साह देखा है अपने वरिष्ठ नेताओं में भी, अपने सामान्य कार्यकर्ताओं में। आज 84 विधानसभा की मंडल स्तर के और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे प्रदेश के प्रभारी दोनों की उपस्थिति में बहुत अच्छी बैठक हुई और आगामी चुनाव को लेकर के चर्चा की गई। आगामी चुनाव को लेकर योजना बनाई गई और निश्चित रूप से कार्यकर्ता में उत्साह है, हम आगामी विधानसभा चुनाव जीतेंगे। तो चलिए अब खबर है कांग्रेस के खेमे से, जहां पर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस भी एक्शन के मोड में है। और आज वार रूम में कांग्रेस की राज्य स्तरीय बैठक हुई है। पीसीसी की बैठक में कांग्रेस के उपाध्यक्ष से लगाकर के महासचिव और जिलाध्यक्षों के साथ मंथन हुआ और इस दौरान संगठन की मजबूती के लिए उपचुनावों को लेकर चर्चा हुई। इसके साथ ही संगठन को मजबूत बनाने के लिए गोविंद सिंह डोटासरा ने 10 दिन में सक्रिय और बेहतर काम करने वालों की रिपोर्ट मांगी है। वहीं संभाग स्तर, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस का विस्तार करने की तैयारी कांग्रेस के भीतर हो रही है। अगले महीने प्रदेश कांग्रेस में बम्पर नियुक्तियां हो सकती है, जिसमें युवाओं को और सक्रिय कार्यकर्ताओं को तरजीह दी जाएगी। संभाग स्तर, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर पर नई जिम्मेदारियां कार्यकर्ताओं को मिल सकती है। और इसी बीच राजधानी जयपुर से किसानों को लेकर के सबसे बड़ी खबर आ रही है। राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, फसलों की तबाही और बर्बादी को लेकर भजनलाल सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की, किसानों को लेकर के बड़ी जानकारी।
अतिवृष्टि वाले क्षेत्रों में गिरदावरी के निर्देश भजनलाल सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं। गिरदावरी के लिए सभी जिला कलेक्टर्स को पत्र जारी किया गया है और अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों की रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। पिछले दिनों भारी बारिश की वजह से किसानों की फसलें चौपट हो गई थी, तबाह हो गई थी और अब भजनलाल सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला किया गया है। सरकार ने फसलों की गिरदावरी के आदेश दिए हैं। अपने अपने इलाकों में अतिवृष्टि से प्रभावित गांवों का सर्वे करने और खराब फसलों का आकलन करके तुरंत रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्व विभाग ने सभी जिला कलेक्टर्स को इसे लेकर परिपत्र जारी किया है। भारी बारिश के कारण गांव में किसानों की खरीफ की फसलें तबाह हो गई। कुछ जिला कलेक्टर्स और जनप्रतिनिधियों की ओर से विशेष गिरदावरी के प्रस्ताव भी सरकार को मिले थे, जिस पर सरकार की तरफ से एक्शन लिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, बड़ा फैसला है सरकार का, लगातार मांग भी उठ रही थी कि आखिरकार जो फसलें बारिश में तबाह हुई हैं उनकी गिरदावरी हो। क्या अब यह माना जाए कि सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है और किसानों को राहत मिलेगी? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इस बार प्रदेश भर में जो अच्छी बारिश हुई है और कई जिले ऐसे हैं जहां पर रिकॉर्ड जो इस बार बारिश दर्ज की गई है, पिछले 30 साल के रिकॉर्ड जो है बारिश ने तोड़े हैं। हालांकि उदयपुर संभाग को हम छोड़ दें तो पूरे लगभग राजस्थान में अतिवृष्टि के हालात रहे हैं और जो खरीफ की फसलें थी, ज्वार, बाजरा, मक्का और दलहन की जो फसलें थी, वो फसलें इस बार लगभग चौपट होने के कगार पर हैं। किसान परेशान थे। किसानों के सामने समस्या सिर्फ फसलों के चौपट होने की ही नहीं थी, बल्कि फसलों के चौपट होने के कारण चारा भी महंगा होगा और उनकी आर्थिक परिस्थितियां भी खराब होती। तो राज्य सरकार ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। राजस्व विभाग को ऐसे जिले जहां पर जो है फसलें खराब हुई हैं, किसानों का जो नुकसान हुआ, के सर्वे करने के निर्देश दिए हैं। चूंकि जो रबी की फसलें होती हैं उसका पूरा आकलन कृषि विभाग के द्वारा करवाया जाता है। खरीफ की फसलों का आकलन सहकारिता विभाग जो है वो इसके पूरे उस राजस्व को करेगा। तो इसी राजस्व रिपोर्ट के आधार पर किसानों को जो सरकार राहत देगी, मुआवजा, चूंकि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रावधान है किसानों को, उस दिशा में जो है सरकार आगे कदम बढ़ाएगी। तो अब गिरदावरी रिपोर्ट करवाई गई है और इस गिरदावरी रिपोर्ट पर जो है सरकार ने सख्त ये निर्देश जारी किए हैं कि रिपोर्ट जो फील्ड स्तर के अधिकारी हैं उनके द्वारा सही तैयार करवाई जाए, किसी किसान का अहित जो है ना हो और किसान क्या कोई टाइमलाइन डिसाइड की गई है राकेश की कितने दिनों में गिरदावरी करवा करके सरकार को भेज दी जाएगी और उसके बाद अगला कदम उठाया जाएगा? बिल्कुल, देखिए अभी जो नोटिफिकेशन जारी किया है, जो सरकार ने निर्देश जारी किए हैं उसमें टाइमलाइन की नहीं है, लेकिन लगभग 15 दिन से 1 महीने के बीच का ये समय अवधि होती है। जब हालांकि किसानों के पास भी एक रास्ता होता है कि वो जिनकी फसलें खराब हुई हैं वो संबंधित जो वहां के राजस्व विभाग से जुड़े अधिकारी हैं उनसे संपर्क करके अपना रिकॉर्ड दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा जो बिल्कुल राकेश, नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच राजधानी जयपुर से एक और बड़ी खबर मिल रही है। 10 फीट के गहरे गड्ढे में मजदूर के दबने की जानकारी सामने आ रही है। हादसा हुआ है, बड़ी खबर इस वक्त की राजधानी जयपुर से, जहां पर पिछले 4 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमें रेस्क्यू कर रही हैं। करणी विहार इलाके में विराट कृष्णम अपार्टमेंट की साइट पर यह बड़ा हादसा हुआ है, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। वाटर हार्वेस्टिंग के लिए गड्ढा खोदा जा रहा था और इसी दौरान दोपहर को 3 बजे यह हादसा हुआ। गड्ढे में खुदाई के दौरान पाइपलाइन डालते वक्त मिट्टी ढह गई। मिट्टी ढहने से करीब 10 फीट नीचे मजदूर बीरबल नाम का मजदूर दब गया, जिसको लेकर के अब रेस्क्यू चलाया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विष्णु शर्मा फोन लाइन पर है। विष्णु, क्या अपडेट है? क्या मजदूर को निकाल लिया गया है? देखिए, अभी तक भी वहाँ पे सर्च ऑपरेशन चल रहा है। रेस्क्यू टीमें एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमें मौके पर काम कर रही है। अब चूंकि रात का वक्त अंधेरा छा गया है, ऐसे में ड्रैगन टॉर्च वहाँ पे मंगवाई गई है और लगातार एसडीआरएफ सिविल डिफेंस की टीमें बीरबल को खोजने में लगी हुई, लेकिन बीरबल का पिछले 3 से 4 घंटे के बाद भी अब तक पता नहीं चला है। ऐसे में वहाँ पर अब अटकलें ये लगाई जा रही है कि बीरबल संभवतः ही जिंदा बाहर निकलेगा, चूंकि 8 से 10 पहले बताया जा रहा था कि 8 से 10 फीट नीचे बीरबल दबा हुआ है, लेकिन अब माना जा रहा है कि और नीचे वो मिट्टी के साथ धसक के अंदर मलबे में दब चुका होगा। इसलिए मौके पर और भी अधिकारी करनी भी। लेकिन इतना वक्त क्यों लग रहा है विष्णु, सिर्फ 8-10 मीटर नीचे खोदने में या 20 मीटर तक नीचे खोदने में? कई घंटे बीत चुके हैं। साइट पर वाटर हार्वेस्टिंग के लिए गड्ढा खोदा जाना था, वहां पर पाइपलाइन बिछाई जानी थी। वहां पर पहले यही माना जा रहा था कि 8 से 10 फीट नीचे
मजदूर है। लेकिन अभी ये माना जा रहा है कि और भी कई फीट नीचे ये शायद संभवतः बीरबल दबा हुआ होगा, इसलिए उसकी खोज अब तक मतलब उसका जो खोजने का जो प्रयास है वो लगातार जारी है, उसको मिलना नहीं हुआ है। जी बिल्कुल, नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच खबर है राजधानी जयपुर से, जहां पर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा अचानक से ग्रेटर नगर निगम के मुख्यालय पहुंचे। मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने निगम में व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। यहां पर लंबित पट्टों की पेंडेंसी को लेकर के डीसी जनार्दन शर्मा से जानकारी भी उन्होंने मांगी। निगम में बने कॉल सेंटर में जाकर शिकायतों पर फीडबैक लिया। निगम में बने बच्चों के क्रेज सेंटर भी गए खर्रा और यहां पर भी विजिट करते हुए व्यवस्थाओं को देखा है। यूडीएच मंत्री ने लंबित पट्टों को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। कहा कि जिन लोगों के पैसे जमा हैं उन्हें जल्द पट्टे जारी किए जाएं। सबसे पहले सौम्या गुर्जर के चैम्बर में पहुंचे थे झाबर सिंह खर्रा, उसके बाद में निगम के बाकी विभागों में गए, क्रेज में भी गए। लंबित पट्टों की पेंडेंसी को लेकर के आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। और इसी बीच राजसमंद के रेलमगरा इलाके से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर 2 श्रमिकों की मौत होने की जानकारी सामने आई है। दोनों मृतकों के परिजनों की मुआवजे को लेकर के सहमति बन गई है। नियमानुसार आर्थिक सहायता और एक आश्रित को नौकरी देने पर आपस में सहमति बनी है। मृतक राज बहादुर के परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम करवाया। कल सुबह मृतक राज बहादुर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसे लेकर के परिजनों और प्रशासन में आपस में सहमति बनी है। यूपी निवासी मनीष कुमार का शव लेकर के परिजन रवाना हो गए हैं। जिंक के एसके माइंस में 2 श्रमिकों की मौत हो गई थी और दोनों श्रमिकों की मौत को लेकर के परिजनों का आक्रोश सामने आया था। अब बहरहाल सहमति बनने के बाद यह उम्मीद है कि दोनों श्रमिकों का अंतिम संस्कार करवाया जा सकेगा। तो वहीं केकड़ी के सरवार थाना इलाके में बुधवार को डाई नदी की रपट पार करते वक्त पानी के तेज बहाव में एक बाइक समेत बहे दोनों युवकों के शव गुरुवार को एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम ने बाहर निकाले हैं। दोनों शवों के बाहर आते ही परिवार वालों में कोहराम मच गया। बताया यह जा रहा है कि दोनों युवक रिश्ते में चचेरे भाई हैं। कुछ दिन पहले ही इनके अंकल की मौत हो गई थी। और यह भी बता दें कि बिरला निवासी जयपाल पुत्र रामलाल जाट उम्र 25 साल और घीसा लाल पुत्र रामदेव जाट उम्र 22 साल बुधवार को पल्सर बाइक से जा रहे थे केकड़ी से अपने गांव। इस दौरान दोनों युवकों ने हिंगोनिया सापुंडा के बीच में स्थित डाई नदी की रपट तेज बहाव होने के बावजूद पार करने की कोशिश की। पानी में बाइक उतार दी लेकिन हादसे का शिकार हो गए। बीच मझधार में उनका संतुलन बिगड़ा और देखते ही देखते बाइक तेज बहाव में बह गई। इसके बाद जो हुआ वो तस्वीरों के जरिए देखिए। और इसी रपट पर यह हादसा हुआ। पहली तस्वीर बीच में एसडीआरएफ की वो तस्वीर है जब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया लेकिन बचाया नहीं जा सका। मौके पर लोगों की भारी भीड़ भी जमा हुई। तो दोनों जो युवक बह गए थे उनकी लाश बरामद कर ली गई है। 3 अलग अलग तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर और ये तीनों तस्वीरें जिस रपट पर हादसा हुआ जहां पर पानी का तेज बहाव है। प्रशासन की ओर से लगातार लोगों से यह अपील की गई थी कि तेज बहाव वाले इलाकों में नहीं जाएं। अगर कहीं पर भी रपट है तो वहां पर उस रपट को पार करने की कोशिश नहीं करें। लेकिन इन युवकों ने इसे दरकिनार किया। बहरहाल हादसा हुआ। हादसे के बाद एसडीआरएफ की टीम पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। उसकी दूसरी बीच की तस्वीर है और आखिरी तस्वीर जब मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हुई। तो रपट पार करते वक्त बाइक से यह हादसा हुआ है। 2 लोगों की मौत हुई है। पानी में बहने से दोनों के शव बरामद कर लिए गए हैं। उनके परिजनों को सौंप दिए गए हैं। डाई नदी में यह बड़ा हादसा हुआ है। लगातार अतिवृष्टि की वजह से डाई नदी उफान पर है। और इसी बीच अजमेर से बड़ी खबर आ रही है। हाई वोल्टेज की वजह से घरों में करंट दौड़ने की जानकारी मिल रही है। अभी जानकारी आ रही है छोटे बच्चे को यहां पर करंट लगा है। कोटड़ा इलाके की कॉलोनियों में भारी नुकसान हुआ है। मकानों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जल चुके हैं। अचानक से करंट तेज प्रवाहित हुआ है और इसकी वजह से देखिए क्या क्या नुकसान हुआ। किसी का मोबाइल फूंक गया, किसी का एसी, किसी का फ्रिज का नुकसान हुआ है और कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लोगों के घरों में जल गए हैं। अचानक से तेज वोल्टेज आया और इससे
यहां पर लोगों को नुकसान हुआ है। हादसे में 1 साल के बच्चे को करंट लगा है। जानवरों को भी यहां पर करंट लगने की जानकारी सामने आ रही है। टीवी, मोबाइल, चार्जर, फ्रीज, मोटर और लाइट के मीटर जल चुके हैं। हाई वोल्टेज के बाद क्षेत्रवासियों में हड़कंप मचा हुआ है। पीड़ित क्षेत्रवासियों ने टाटा पावर के खिलाफ विरोध किया है। मुआवजे की मांग रखी है। पीड़ितों ने मुआवजे की मांग को लेकर के प्रदर्शन भी किया। 2 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और अब खबर है पाली से, जहां पर सिरवी समाज ने आक्रोश रैली निकाली और इस आक्रोश रैली में आपको बता दें कि जमकर नारेबाजी की गई और लोग अनियंत्रित हो गए। रैली ने कलेक्ट्रेट के अंदर घुसने की कोशिश की है। इस दौरान भीड़ बेकाबू हो गई और भीड़ पर कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने यहां पर मिर्ची स्प्रे किया। 3 महिलाएं गश खाकर के गिर गईं और घायल महिलाओं को बांगड़ अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सिरवी समाज ने बुजुर्ग पर जानलेवा हमले को लेकर के अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होने को लेकर आक्रोशित होकर के जिला कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। इस दौरान भीड़ की पुलिस से आपस में कई झड़प भी हुई। वहीं बिगड़ते हालात देखते हुए जिला कलेक्ट्रेट पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। सांसद पीपी चौधरी भी समाज के साथ पहुंचे, लेकिन पुलिस ने महिलाओं पर मिर्ची स्प्रे किया, जिससे 3 महिलाएं गश खाकर के गिर गईं। उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सिरवी समाज के प्रदर्शन के दौरान किस तरीके से पुलिस और समाज के लोगों में झड़प हुई। लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट में घुसने की कोशिश की। तो वहीं क्राइम कंट्रोल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पर रहा है। तभी राजधानी जयपुर में आयोजित पुलिस ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने हर सूरत में अपराध पर लगाम लगाने के निर्देश दिए हैं। यह खास रिपोर्ट देखिए। क्राइम कंट्रोल के लिए सरकार ने कसी कमर। और आपको यह भी पता है कि जो क्राइम करने वाला है वो हमसे आगे है, उसी का तोड़ हमें निकालना है। अपराधियों पर होगा करारा प्रहार। पुलिस ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस में सीएम का पैगाम। हर सूरत में अपराध पर लगे लगाम। राजधानी जयपुर में गुरुवार से 2 दिवसीय स्टेट लेवल पुलिस ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। उद्घाटन सत्र में कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश की पुलिस को ठीक किए जाने की जरूरत है। मैं देख रहा था 8 एक आपके सत्र होने वाले हैं। उन सत्रों में अलग अलग बातें होने वाली हैं। हर तरह के क्राइम की चर्चा भी होने वाली है। और आपको यह भी पता है कि जो क्राइम करने वाला है वो हमसे आगे है, उसी का तोड़ हमें निकालना है। उसका तोड़ निकालते हुए उसका जवाब भी देना है। मुख्यमंत्री ने यह उम्मीद जताई कि 2 दिनों की कार्यशाला में अपराध नियंत्रण से संबंधित सभी गंभीर मुद्दों पर चर्चा होगी। सीएम ने कहा कि मौजूदा समय में अपराध की स्थिति बदल गई है और बदलती हुई परिस्थिति में पुलिस को भी बदलना होगा। सीएम ने संसाधनों की कमी को दूर करने का भरोसा दिया। हमारे सामने चुनौतियां बहुत हैं, क्योंकि अपराध की स्थिति बदल गई है। पहले हम देखते थे कोई चोरी करता था, छोटा मोटा अपराध करता था, पकड़ लाते थे, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। बदलती हुई स्थिति में हमको भी बदलना होगा और हमको बदलने के लिए वो सारे प्रयास करने होंगे। आधुनिक संसाधन भी हमें जुटाने होंगे। और मैंने पहले दिन ही कहा था कि जो आवश्यकता हो, पुलिस महकमा के लिए जो आवश्यकता हो, आधुनिक चाहे वो किसी भी तरह के संयंत्र हमें स्थापित करने पड़े जिससे अपराध रुके। हमें साधन और संसाधन के बिना हम काम नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में धार्मिक कट्टरता, साइबर क्राइम, संगठित अपराध जैसे मामले सामने आते हैं। इसीलिए
इनको लेकर खास तैयारी करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि प्रदेश की 8 करोड़ जनता को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। सूबे के मुखिया ने एंटी गैंगस्टर्स टास्क फोर्स और पेपर लीक माफिया को दबोचने के लिए बनाई गई एसआईटी का भी जिक्र किया। 16 दिसंबर को हमने 2 घोषणाएं की थी, क्योंकि हमने जनता से भी वायदा किया था, और वो 2 घोषणाएं ये थी कि राजस्थान को अपराध मुक्त करेंगे, राजस्थान में जो अपराधी आते हैं उनको नहीं आने देंगे। हमने एंटी गैंगस्टर फोर्स का गठन किया, जिसके माध्यम से राजस्थान में जो गैंगस्टर की स्थिति है वो किसी भी तरह से खत्म हो। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एंटी गैंगस्टर फोर्स का गठन इसलिए है कि अपराध होने से पहले हमें उसकी जानकारी मिले, हमारा सिस्टम इतना डेवलप हो कि हमें उसकी जानकारी पहले से ही मिले। आपको बताते चलें कि यह सम्मेलन जयपुर में इसी साल जनवरी में हुए राष्ट्रीय स्तर के एक सम्मेलन की तर्ज पर करवाया जा रहा है। जनवरी में जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में डीजीपी आईजी स्तर का सम्मेलन हुआ था। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं पिछले 6 महीने से नरेगा मजदूरी नहीं मिलने से आक्रोशित मनरेगा के मजदूरों ने भारी संख्या में हनुमानगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और राज्य सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के बैनर तले मजदूरों के प्रदर्शन को देखते हुए जिला कलेक्ट्रेट पर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया था और इस दौरान मजदूरों ने बैरिकेडिंग तोड़कर जिला कलेक्ट्रेट में घुसने की कोशिश भी की। मनरेगा मजदूरों का कहना है कि उन्हें पिछले 6 महीने से मनरेगा की मजदूरी नहीं मिल पा रही है। वहीं मनरेगा कार्यस्थल पर पानी, छाया, दवाई आदि की भी कोई व्यवस्था उनके लिए नहीं। ये जो बैठाने वाले हैं वो मत बोले। अखिल भारतीय खेत मजदूर द्वारा मनरेगा मजदूरों के पिछले 6 महीने से मजदूरी का भुगतान नहीं हो रहा है। पिछले 6 पखवाड़ों के पैसे नहीं आए। रक्षाबंधन पर कहा था कि महिलाओं के खाते में पैसे आएंगे, वो नहीं आए। ये एक मजाक हो रहा है, मजदूर के साथ हो रहा है, उसकी लूट हो रही है कि उसने 6 महीने पहले फरवरी के पहले पखवाड़े में काम किया और अब अगस्त खत्म होने के आज 29 है, खत्म ही हो गया है, अभी पैसे नहीं आए। यहाँ के कलेक्टर, यहाँ के अधिकारी पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं मजदूरों, आज हजारों की संख्या मजदूर आए, किस लिए आए? वो इसलिए आना पड़ा उनको कि हमारी मजदूरी नहीं आ रही है। कार्यस्थल पर कहीं भी पानी नहीं है, दवाई नहीं है, आपका 50 डिग्री टेम्परेचर रहा इस बार, उस गर्मी में काम किया है, सुविधा नहीं, काम नहीं, काम मिला तो उसका वेतन नहीं, इसलिए लोग आए हैं। तो चलिए अब एक नजर डालते हैं 5 मिनट में 50 जिलों की खबरों पर फटाफट अंदाज में। तो राजसमंद के आमेर थाना